विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, कल तक हमने मिलकर के पढ़ा था वर्णमाला को, और वर्णमाला में केवल स्वरों का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज अपन उसी को थोड़ा सा बढ़ा करके पढ़ रहे हैं कि वर्णमाला पूरी व्यंजन तक अपन पढ़ सकें। तो एक बार देखें स्वर। स्वर में अ, आ, ई, उ, री, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। और अंग, अह को मैंने ब्रैकेट में रखा है। मैं इसको व्यंजनों में गिनता हूं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है। जब बारी आएगी तब चर्चा करेंगे। उसके बाद मैंने स्वरों को 3 विभागों में बांटा है। मूल स्वर अ, ई, उ, री, री, इन्हीं को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री। री का दीर्घ भेद नहीं होता, इसीलिए मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर 5 हैं, दीर्घ स्वर 4 हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर ये भी 4 हैं। अ और ई को मिलकर के ए बना है, आई भी बना है, अ और उ को मिलकर के ओ बना है, और अ और उ को मिलकर के ही औ बना है। ये चूंकि 2 अलग अलग स्वर, स्वतंत्र स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। जो दीर्घ स्वर है वो समान है, माने अ और अ को मिलकर के ही एक दीर्घ हो गया, अ की 2 मात्रा दीर्घ हो गई, इसलिए वो उसको दीर्घ स्वर कहा। और चूंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, अ अलग है, ई अलग है, ये 2 अलग अलग स्वतंत्र स्वर हैं, दोनों को मिलकर के एक बना, इसलिए इसको अपन ने कहा संयुक्त दीर्घ स्वर। तो ये स्वरों की संख्या कुल मिलाकर के 4 और 4 8 और 5 13 है। अब रही बात ये कि अंग, आह को मैं व्यंजनों में क्यों गिन रहा हूं। तो आप देखिए कि व्यंजनों की बारी जब आ रही है तो अपन का आदि इनको पढ़ रहे हैं, ये स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़े जा रहे हैं, इनके साथ ह्रस्व अ जुड़ा हुआ है। तो अपन पहले स्वर और व्यंजन की परिभाषा देखें, कैसे जुड़ा है ये समझ में आएगा। स्वयं राजंत इति स्वराः, जो स्वयं चमकते हैं, प्रकाशित होते हैं, उच्चरित होते हैं, बिना किसी की सहायता के, यानी दूसरे की सहायता की आवश्यकता जिनके उच्चारण प्रकाशन में नहीं पड़ती, उनको स्वर कहते हैं। आप बोल करके देख लीजिए, अ, आ, ई, उ, री, ली, किसी दूसरे व्यंजन की सहायता की, स्वर की सहायता की आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हो रहा है, उच्चरित हो रहा है, इसलिए इनका नाम स्वर है। जिनको व्यंजन कह रहे हैं उनको देख रहे हैं अपन। का के साथ अपन को अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि बिना अ के व्यंजन उच्चरित और लिखित नहीं हो रहा। अब प्रत्येक जो व्यंजन लिखे ना उनमें ह्रस्व अ जुड़ा हुआ है। यदि ह्रस्व आ नहीं है तो अपन जब लिखते हैं ना हल्का चिन्ह लगा देते हैं, जैसे नीचे प्रत्याहार सूत्रों में देखें आप, हणा के नीचे, का के नीचे, इन सब के नीचे हल्के लगा हुआ अंतिम जो वर्ण है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, व्यंजन की परिभाषा है अन्वक भवति व्यंजनमिति, जो दूसरे के सहारे चलता है, दूसरे के सहयोग से चलता है, दूसरे के पीछे चलता है, उसको व्यंजन कहते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन ह्रस्व अ के साथ में लिखा हुआ है, इसलिए जब हम अनुस्वार और विसर्ग को लिख रहे थे तो अनुस्वार विसर्ग व्यंजन है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के साथ पहला ही स्वर अ जुड़ा हुआ है, तो इनके साथ भी हमने पहला स्वर अ जोड़ दिया। पहला स्वर अ जोड़ा तो अंग अह ये बन गया। अब व्यक्ति को दिखाई दिया वहां पर अस्वर, उस पर बिंदी दिखाई दी अनुस्वार की, तो लोगों ने समझा कि ये भी स्वर है, इसलिए इनको उठा करके स्वरों में रख दिया। मूलतः अंग अह ये दोनों यानी अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है। ये हमारी स्वरों से अलग हट करके व्यंजनों में गिनने का कारण है। अब नीचे आते हैं अपन व्यंजनों में। सबसे पहले हमने अंतस्थ वर्ण को रखा है, और अंतस्थ का मतलब अंताकार से बीच में स्थामानी रहने वाला, जो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में रहता है उसको अंतस्थ कहते हैं। ऊपर तक स्वर समाप्त हो गए, नीचे व्यंजन प्रारंभ हो रहे हैं, उसके बीच में आ गया। इनके 2 नाम और हैं, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं और अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन क्यों कहते हैं, इसको भी अपन यही सरलता से देख लेते हैं। अपने स्नातक प्रथम वर्ष में स्वर संधियां हैं, और स्वर संधि का पहला सूत्र है इको यणचि। इक के स्थान पर यण होता है, तो इक क्या है, इक में ई उ री ली है, उनके स्थान पर क्या हो रहा है, या वाराला हो रहा है।
तो स्वर की जगह पर आने के कारण से इनको अर्ध स्वर, और एक सूत्र और आता है जो आगे चल करके आएगा, यण, वो है एक यणा संप्रसारण, कि यण के स्थान पर एक होता है उसको संप्रसारण कहते हैं। तो यण है या वा रा ला, उसके स्थान पर ई ऊ होता है, इसलिए इनका नाम अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन है। ये मूल कारण है। अब देखो एक चीज और इसमें देख लो, अंतस्थ में हम जब पढ़ रहे हैं तो हमने या वा रा ला लिखा है, आप लोग जब पढ़ रहे हैं उसको भी हमने ब्रैकेट में लिख रखा है या रा ला वा। हमारी दृष्टि में मूलतः या वा रा ला होना चाहिए, या रा ला वा ला हिंदी में चल पड़ा है, ठीक है। और क्यों होना चाहिए, इसका कारण भी है कि इकोयणची सूत्र में क्रम में ई उ री ली है, और इसके स्थान पर क्रम से होगा तो या वा रा ला ही होगा, इसलिए ये। अब नीचे चलते हैं अपन, जो व्यंजन नीचे, इनमें 5 वर्ग हैं। संस्कृत में शॉर्ट फॉर्म में कु कहते हैं, कु कवर्ग, का खा गा घा ङा, चू चवर्ग, चा छा जा झा या, टू टवर्ग, टा ठा डा ढा णा, तू तवर्ग, ता था दा धा ना, पू पवर्ग, पा फा वा भा मा। ये 25 वर्ण है। इसके बाद है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण, इनका नाम ऊष्म क्यों है, इसका कारण जानना पड़ेगा। हम जब कभी भी कुछ भी बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुंह से श्वास निकलती है, हवा निकलती है, उसके साथ शब्द बन करके निकलता है, वर्ण उच्चारित होता है। मुंह से स्वाभाविक रूप से गर्म सांस निकलती है, उच्चारण के समय भी गर्म निकलेगी। लेकिन ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्ण के समय पर थोड़ा सा रगड़ करके निकलती है हवा, इसलिए गर्म अधिक हो जाती है। इस कारण से इनका नाम ऊष्म वर्ण है। और ये श, श, स, ह, पहला वाला जो श है उसको तालव्य श कहते हैं, दूसरा है उसको मूर्धन्य श कहते हैं, तीसरा है उसको दंत्य श कहते हैं। हिंदी में आप लोग जो है ना, सीटी वाला सा या शंकर वाला सा, षटकोण वाला सा और सड़क वाला सा, ये कहते हैं। ये 4, अब इनको गिन करके देखेंगे अपन, है ना। गिनने से पहले नीचे और देख लेते हैं एक बार। अनुस्वार, अनुस्वार मैंने बता दिया कि ये शुद्ध व्यंजन है। अनुनासिक, अनुस्वार का ही एक भेद है। अनुनासिक और अनुस्वार केवल नासिका से बोला जा रहा है, अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों का बोला जाता है। विसर्ग अपने आप में अ वाला है ही, वही है। तो ये इन व्यंजनों को जब गिनेंगे अपन, तो 4 तो अंतस्थ वर्ण है, 4 ऊष्म वर्ण है, 4 और 4 8, 25 ये वर्ग वाले हैं, 8 25 33, और 3 ये हैं अनुस्वार और नासिक और विसर्ग, 36 हो गए। लोक में भी आप सुनते हैं कि 36 प्रकार के व्यंजन, ये इस कारण से 36 प्रकार के व्यंजन कहे जाते हैं कि ये यहाँ स्पष्ट तौर पर अपन को 36 व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। स्वरों की संख्या 5 मूल स्वर हैं, 4 दीर्घ स्वर हैं और 4 संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। 4 4 8 और 5 13 स्वर हैं और 36 व्यंजन हैं। ये स्वर और व्यंजन की सामान्य चीज है। अब एक चीज और इसको देखें, मतलब ये स्वर और व्यंजन जो है ना, इनको अपन 1 2 3 कई बार जब पढ़ेंगे तब बहुत अच्छी तरह से हमारी स्थिति स्पष्ट होगी और हम समझ पाएंगे कि ये ऐसा क्यों है। इनके उच्चारण स्थान, प्रयत्न, ये सब चीजें भी इसी में समाहित है जो अपन को वर्णमाला में पढ़नी है। अब अपन एक चीज देख लेते हैं आज कि ये जो प्रत्याहार है ये क्या वस्तु है। प्रत्याहार सूत्रों की संख्या 14 है केवल। पहली पंक्ति में 4 है, दूसरी पंक्ति में 3 है और तीसरी पंक्ति में 3 है और अंतिम पंक्ति में भी 3 है। पहली पंक्ति में अयोन, ऋग्वेद, एयों, अयोज, ये 4 सूत्र हैं। इन 4 सूत्रों में 9 वर्ण हैं। अंतिम जो जिसके नीचे हल का चिन्ह लगा हुआ है उसको नहीं गिना जा रहा है। तो ये 9 स्वर हैं। इन 9 में पहले वाले 2 में 5 मूल स्वर कहें, ह्रस्व स्वर कहें, और दूसरे वाले 2 सूत्रों में, अंतिम 2 में ये 4 हैं जिनको संयुक्त दीर्घ स्वर हम कह रहे हैं। इसके बाद चूंकि व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं और हल एक अपने आप में प्रत्याहार बना करके बनाया हुआ शब्द है। ह से लेकर के हायवर्त के ह से लेकर के हल के ला तक, हायवर्त का ह और हल का ला, इन दोनों को जोड़ दिया, हल बन गया। इसका अर्थ है इस बीच में जितने भी अक्षर आते हैं वो सारे हल के नाम से जाने जाएंगे। ये हल प्रत्याहार बना और इसका अर्थ हो गया व्यंजन।
तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो अपन को मिल रहा है वो या, वा, रा, ला ये मिल रहा है। तो ये स्वर समाप्त हो रहे हैं, व्यंजन शुरू हो रहे हैं, बीच में आए हैं सबसे पहले या, वा, रा, ला, अंतस्थ वर्ण इनको इसलिए कहते हैं, यहाँ बीच में है। इसके बाद वर्ग की बारी थी, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग। तो ये प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं और पंचम 25। अब अपन देखते हैं कि गणना जब करते हैं तो एक के बाद 2 आता है। इस क्रम से 2, 3, 4, 5 ये क्रम चलता है। अगर उल्टा गिनने लगे तो 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो अपन क्रम की दृष्टि से देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अपन को इस सूत्र में दिखाई दे रहा है, यमगणनम। और 5 के बाद 4 आता है, प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर झ, भ, घ, ढ, ध, ये चौथा अक्षर। प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर ज, ब, ग, ड, ध। प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर ख, फ, छ, ठ, थ। इसी में आगे 3 और हैं और आगे वाला सूत्र मिलकर के प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर च, ट, त, क, फ और उसके बाद अंत में ऊष्म वर्ण है श, श, स, ह। ये प्रत्याहार सूत्रों के साथ मिलकर के बनी हुई एक स्थिति है। इसको अब अपन मिलकर के आज यहां तक पढ़ पाए हैं। कल एक बार वर्णमाला ही वापस पढ़ेंगे, ह्रस्व दीर्घ के कारणों को और जो चीजें हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।